फ्रेंड्स हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने डेफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। अब फ्रेंड्स इसी कड़ी में हमें आगे बढ़ना है और आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को स्टार्ट करना है। मैं फ्रेंड्स पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि हम जो है हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं पहले ही समझा चुका हूं फ्रेंड्स पार्ट क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है। पार्ट एक बिगर फ्रेम है और आर्टिकल उसकी एक छोटी फ्रेम है। बकायदा ये जो डायग्राम आपके सामने है, you can clear this from the diagram which is present in front of you। अब इस डायग्राम से जरा समझिए। पार्ट 1 जो है हमें स्टार्ट करना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इन नामों को देखकर और इतने सारे आर्टिकल्स को देखकर आप में से अधिकतर लोग पैनिक होने लग गए होंगे कि सर इट विल बी प्रिटी टफ टू लर्न ऑल दिस आर्टिकल्स, ये टीचर बहुत पकाने वाले हैं। बट लेट मी टेल यू, नो नीड टू वरी, ये आर्टिकल्स आपको बहुत इजीली मैं बाय हार्ट याद कराऊंगा। और कैसे याद कराऊंगा उसका एक स्मॉल ट्रेलर मैं आपको अभी देता हूं, जिससे आपको पता पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक नॉर्मल सा पार्ट है। अब इसको जरा समझिएगा। जैसे हम अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मकान चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मकान चाहिए जिसमें हम क्या कर सके, रह सके। तो उसी तरह से हमारी पॉलिटी भी सबसे पहले अपने मकान की बात करती है। पर मकान, प्लीज मुझे फॉरगिव कीजिएगा, मैं हिंदी वर्ड्स भी इस्तेमाल कर रहा हूं, बट आई गेस कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो माइंड को बहुत हार्डली स्ट्राइक कर जाते हैं। तो जो हार्डली स्ट्राइकिंग वर्ड्स हैं मैं उनको हिंदी में ही यूज करता हूं। बट स्टिल इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, you can mention it in the comment section। I will rectify it and stop giving some words in Hindi, whatever you say, because it is a democracy and you are the one to study। तो मकान जो है वो क्या होता है, ईंटों का बना होता है। तो इसी तरह से हमारी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हमारे देश के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, जो सबसे इनिशियल आर्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो ये तय करेंगे कि हमारे देश की टेरिटरी कहां से कहां तक फैलेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल्स जो है वो इसी के बारे में है, जो हमारे मकान, हमारे देश जिसमें हम रहते हैं उस पे डिस्कशन करेंगे। अब मकान जब बन जाता है तो आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि मकान घर किससे बनता है, उसमें रहने वाले लोगों से। जब किसी मकान में लोग रहने आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, घर बन जाता है। तो हम सब जो हैं इस भारत के क्या हैं, नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं। और उसी तरह से आप अपने घर के क्या हैं, नागरिक हैं, मेंबर हैं, सिटीजन्स हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सिटीजन हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप सबके अपने घर में कुछ राइट्स है या नहीं है? आप सबके अपने घर में कुछ राइट्स है या नहीं है जो आप ही को है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स से आपका ये राइट है कि आप उन्हें बोलें कि आप हमें पढ़ाएं। तो आपके पास अपने घर में क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने खुद के घर में सो सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो इसमें बड़ी बात है फ्रेंड्स, जरा समझिएगा। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो मेहमान के पास क्या आपके घर में रात को रुकने का राइट होगा? नहीं होगा। पर अगर मेहमान आएगा तो मुझे बताइए, क्या मेहमान पानी के लिए पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। सो जो मेहमान है, जो गेस्ट है, उसके भी क्या है, कुछ राइट्स है। और जो आप सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके भी क्या है, राइट्स है। तो उसी प्रकार से हमारे देश में भी क्या होते हैं, सिटीजन्स होते हैं और मेहमान होते हैं। हम सब क्या हैं, सिटीजन्स हैं। वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बट अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आ जाए तो वो क्या है, मेहमान है। तो इसी तरह से थर्ड पार्ट क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। नाउ कंटिन्यू इट। अब इसके कंटिन्यूएशन में समझिए, फंडामेंटल राइट्स के अलावा अब मुझे एक बात बताइए, आपको राइट्स देना किसका काम है? आपके घर के बड़ों का।
अब आपके घर के बड़े ही क्या करते हैं, आपको राइट्स देने का काम करते हैं। अब घर के बड़े जो है वो आपको राइट्स दे रहे हैं, मतलब उनकी आपके प्रति क्या है, ड्यूटीज हैं, कर्तव्य है। आपके घर के बड़ों के आपके प्रति क्या है, ड्यूटीज हैं, कर्तव्य है। द सीनियर सिटीजन्स ऑफ आवर हाउस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अस, दे हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स अस। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा लाइफस्टाइल जो है उसके लिए गाइड करना, आपको पढ़ाना लिखाना, आपको अच्छी हैबिट सिखाना और आपके बेनिफिट के बारे में सोचना, ये सब जो है, ये सब आपके घर के बड़ों की क्या है, ड्यूटीज है। बट इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ये घर के बड़े कौन हो जाएंगे, गवर्नमेंट हो जाएगी। तो पार्ट 4 जो है वो किसकी बात करता है, ड्यूटीज की बात करता है। ड्यूटीज किसकी, गवर्नमेंट की। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए यहां तक तो सब आपके मजे चल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स में आपको राइट मिल गए, और जो डीपीएसपी है उसमें घर के बड़ों को आपके प्रति ड्यूटीज मिल गई। पर एक बात समझिए, आप अगर अपने घर के वाक्य में नागरिक हैं, मेंबर हैं, तो आपके अपने घर के प्रति कोई कर्तव्य बनते हैं कि नहीं, कोई ड्यूटीज बनती है कि नहीं, डेफिनेटली यू विल से यस। आपके अपने घर के प्रति भी क्या है, कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं। तो उसके लिए अब क्या आ जाता है, पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें किसके कर्तव्य किसकी ड्यूटीज आ जाती हैं, सिटीजन्स के। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब क्या होता है, सिटीजन्स की ड्यूटीज। आपकी ड्यूटीज क्या है, ऑनलाइन लेक्चर से खूब अच्छी पढ़ाई करें और बकायदा अपने घर वालों को सिलेक्शन का गिफ्ट दें। तो ये आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और उसी तरह से कंट्री के सिटीजन की क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करे, वगैरह वगैरह। तो देखिए शुरू के 4 पार्ट जो है वो आपको ऐसी बातों बातों में याद हो गए। पहले घर बनाओ, फिर घर में रहने आओ, यानी सिटीजन बन जाओ। रहने आ जाओगे तो फिर अधिकार मांगो, राइट्स मांगो। राइट्स कब मिलेंगे, जब बड़े भी आपके प्रति क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके पास ड्यूटीज होगी। भाई आपके मजे ही मजे हो गए। लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, जो ये बताता है कि आपके भी क्या है, कर्तव्य है। तो आपको ये सीक्वेंस में फ्रेंड्स याद हो गया। अब इसको और डिटेल में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज का हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या है फ्रेंड्स, पार्ट 1 यानी आर्टिकल 1 to 4। चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। आई गेस वी शैल बिगिन नाउ। देखिए पार्ट 1, जैसा कि मैंने समझाया, पार्ट 1 विल डिसाइड व्हाट, पार्ट 1 विल डिसाइड द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जो सरहद की रेखा है वो पार्ट 1 में डिसाइड होगी। ये बात दिमाग में आप क्या कहते हैं, फ्रेम कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो आप अगर इस चीज से क्लिक करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 1 पे। अब आर्टिकल 1 को पढ़ाने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नाम क्या है, सोचिए। हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, और भी बहुत सारे नाम हो जाएंगे। हाँ, इसके अलावा इंडिया, भारत, नाम बहुत सारे अभी मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहे हैं। तो हमारे देश के कईयों नाम हैं। अब लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वाक्य में हमारे देश का नाम क्या है, तो मैं आपको बताता हूं, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप नहीं है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, हम तो कई पिक्चरों में देखते हैं जय हिंद, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान जो है अमर रहे, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स जरा समझिएगा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, हमारा नेशनल गेम क्या है। आप कहेंगे हॉकी, बिल्कुल नहीं, हमारा कोई नेशनल गेम ही नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है वही ऑथराइज्ड होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कोई नेशनल गेम नहीं लिखा है। उसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, जिसमें हमारी नेम, हमारे देश का नेम और उसकी टेरिटरी डिसाइड होती है, उसके आर्टिकल 1 के भी जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर चलो आपकी बात हम मान भी लेते हैं, सो ये दो नाम क्यों रखे गए, इंडिया भी आप कह रहे हैं हमारे देश का नाम है, भारत भी हमारे देश का नाम है,
और ऊपर से आपने एक बात अलग कह दी, हिंदुस्तान हमारे देश का नाम नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखिए आपके सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फोटो है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, ये वो सभा है जिसने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस समय एक चीज पे बड़ा ही विवाद चल रहा था, एक चीज पे बड़ा ही डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट ये था कि देश का नाम क्या रखे। भाई कुछ लोग जो हैं वो कैसे थे, ट्रेडिशनल थे, जिनका कहना था कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो कहते हैं कि हमारी कंट्री का नाम क्या होना चाहिए, भरत होना चाहिए। शकुंतला के पुत्र भरत के, सॉरी भरत नहीं, शकुंतला के पुत्र भरत पे रखा गया नाम भारत ही हमारे देश का नाम होना चाहिए। बट उसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में एक दूसरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट था, वो ये कहता था कि जो यूएनओ है और जो उसके अलावा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो हमें किस नाम से रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया के नाम से। भाई ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर 200 साल तक जो है रूल रहा था, तो उस दौरान ब्रिटिशर्स ने हमें ब्रिटिश इंडिया के नाम से फेमस करा था। सो पूरा वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे हमारी कंट्री को किस नाम से पहचानता था, इंडिया के नाम से पहचानता था। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या नाम ले, भारत ले कि इंडिया ले। तो आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इसके ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग हुई तो यूनानिमसली दोनों नाम ले लिए गए कि हमारे देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों व्यूज को रिस्पेक्ट करा गया। यही होती है डेमोक्रेसी, जिसमें फ्रेंड्स सबका ख्याल रखा जाता है। तो ये आर्टिकल दो चीजें क्लियर करता है, नेम ऑफ कंट्री और टाइप ऑफ गवर्नेंस। सर ये टाइप ऑफ गवर्नेंस क्या है, ये समझ नहीं आया। तो समझेगा फ्रेंड्स, टाइप ऑफ गवर्नेंस। अब जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था किसी भी कंट्री में दो चीजें होती हैं, एक होता है फेडरेशन और दूसरा होता है फ्रेंड्स यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरेशन मतलब मैंने समझाया था कि पावर्स क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। यूनिटरी गवर्नमेंट मैंने समझाया था पावर्स क्या रहेंगी, सेंट्रलाइज रहेगी। फेडरेशन अमेरिका में है जहां पर स्टेट्स जब चाहे वो बकायदा यूनियन से अलग हो सकते हैं। स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूनिटरी ब्रिटेन में है जहां बिल्कुल पावर नहीं है। अब समझिए, बी आर अंबेडकर से ये सवाल करा गया कि जब इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है तो आपने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा, आपने फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा, ये ज्यादा सही नहीं होता? क्योंकि हमारे यहाँ भी स्टेट्स के पास अमेरिका की तरह इंडिपेंडेंस है। तो बी आर अंबेडकर ने इसका जवाब दिया, ही सेड अमेरिका की तरह हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है, बट फेडरेशन का मतलब आप जानते भी हैं क्या होता है? फेडरेशन का मतलब होता है कि स्टेट्स के पास सीसीड होने का, स्टेट्स के पास सीसीड होने का, अलग होने का राइट रहेगा। और इंडिया में अभी अभी हमसे पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ है, तो अगर हमने अपने आप को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कह दिया तो हमारे कंट्री के अलग अलग पोर्शंस, पंजाब, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये सभी पोर्शंस अपने अपने अलग अलग स्टेट की, सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगेंगे कि इंडिया एक फेडरेशन है, हमें भी हमारा अलग स्टेट दो। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमारा नाम क्या रखा गया फ्रेंड्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। मार्क माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया इज फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ और यूनिटरी स्टेट, ऐसे करके चार पांच ऑप्शन दे दिए जाते हैं और जवाब हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, यूनियन ऑफ स्टेट। आई गेस आपको आर्टिकल 1 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। अब फ्रेंड्स इसके आगे आइए आर्टिकल फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स समझेगा, जैसा कि आपने देखा आर्टिकल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, हमारा नाम डिसाइड कर रहा है और हमारा टाइप ऑफ गवर्नेंस डिसाइड कर रहा है। मतलब ये तो बच्चे के पैदा होने पर उसका बस नामकरण हुआ है। बट ट्राई टू थिंक, हमारी कंट्री तो हम जानते हैं वो जैसा कि आपके सामने डायग्राम नजर आ रहा है वैसी है। वही हमारी कंट्री तो हम सब जानते हैं 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में बटी हुई है। तो फिर डेफिनेट बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा
कि कौन कौन से और कहां कहां राज्य है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में याद कर लीजिए, आर्टिकल फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया है क्या, कि इंडिया जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड होगा, जिसमें इंडिया में 28 स्टेट्स होंगी और 9 यूनियन टेरिटरीज होंगी। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है फ्रेंड्स, मुझे पता है आप में से कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन है, तो जब हम पार्ट 8 पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे पूरा 1 घंटा कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। तो अभी के लिए समझिए बस, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में हमारा देश जो है वो डिवाइडेड है। पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक शब्द मुझे और नजर आ रहा है, फर्स्ट शेड्यूल। क्या ये शब्द फर्स्ट शेड्यूल आप में से किसी को समझ में आ रहा है? तो आप में से अधिकतर लोग कहेंगे नहीं सर, ये वर्ड हमको पहले भी समझ नहीं आया था जब आपने बोला था, और अभी भी समझ नहीं आ रहा है। सो समझिएगा, मैं आज इसको एक्सप्लेन करता हूं। मुझे बताइए, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं, बताइए से मतलब सोचिए, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाचा चौधरी की मैगजीन पढ़ी है? भाई सबने पढ़ी है। तो चाचा चौधरी की मैगजीन में कई बार क्या होता था, आप जैसे एक मैगजीन पढ़ रहे होते थे, अब एक मैगजीन पढ़ रहे होते थे और उसमें साबू के सामने एकदम से कौन आ जाता था, राका। अब जो लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं राका कौन है क्या है, पर जो लोग नए हैं वो जानना चाहते हैं राका कौन है क्या है। तो इसीलिए मैगजीन के बॉटम में एक टैगलाइन दे दी जाती है कि अगर आप साबू और राका, अगर आप राका के बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़िए हमारा पिछला विशेषांक, पढ़िए हमारा पिछला मॉड्यूल, राका और साबू की भिड़ंत। ठीक है, तो ये जो चीजें हम पढ़ते हैं इसका सेंस क्या है जरा समझिए। अगर राका कौन है क्या है ये पूरा बायोडेटा इसी मैगजीन में दे दिया जाता तो क्या हो जाता, ये मैगजीन बहुत ही हैक्टिक हो जाती और बहुत ही टफ टू स्टडी हो जाती, क्योंकि बहुत सारा इररिलेवेंट डाटा इस मैगजीन में आ जाता। सो इसको स्टॉप करने के लिए क्या करा गया, एक और मैगजीन जो है उसकी लिंक डाल दी गई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, ताकि क्या हो जाए, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन से बचा जा सके। उसी तरह से समझिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। पर अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताने लग जाऊं कि उड़ीसा यहाँ से यहाँ तक फैला है, फिर यहाँ से यहाँ तक उसके भाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ से यहाँ तक फैला है, उसके इतने इतने कोऑर्डिनेट है, तो उसमें जो है 30 डिग्री आता है वगैरह वगैरह, तो ये सब बातें अगर हम करने लग जाएं तो मुझे बताइए, जैसे 7.5 डिग्री मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, तो अगर हम ये कोऑर्डिनेट्स बताने लग जाएं, हम लोकेशन बताने लग जाएं, तो मुझे बताइए फिर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं? डेफिनेटली अगर हम कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन पढ़ने लग जाएंगे तो फिर तो हम ज्योग्राफी में आ जाएंगे, विकास सर की क्लास में आ जाएंगे। तो भाई हमें विकास सर की क्लास में नहीं जाना है, हमें इसी क्लास में रहना है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट और आर्टिकल के अलावा एक और चीज क्या आती है फ्रेंड्स, शेड्यूल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 22 पार्ट्स है। 22 पार्ट्स के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, और इसके अलावा जहां जहां लग रहा है कि बहुत इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अलग से एक जगह डाल दिया गया है जिसको कहते हैं शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो शेड्यूल है जिसके अंदर 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज है। 29 स्टेट मत कहना, जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, देखिए मैंने नया डायग्राम लगाया है। और यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, तो यूनियन टेरिटरी भी 7 से बढ़ के फ्रेंड्स 9 हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आपने इतना समझ लिया कि सबसे पहले हमने आर्टिकल 1 के फर्स्ट पार्ट में नेम ऑफ कंट्री और टाइप ऑफ गवर्नेंस पढ़ा, फिर हमने कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी ये पढ़ा। अब देखिए आर्टिकल 1 का थर्ड पार्ट, ये पढ़ाते तो नहीं है अधिकतर क्लासेस में, पर मैं आपको सिर्फ एक कारण से पढ़ा रहा हूं ताकि जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उसमें उलझ ना जाए, क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं इसमें लास्ट में आपसे पूछूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे यहाँ स्टेट्स कितने हैं, 28 है। उसी तरह से हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, 9 है। अब लेकिन देखिए यहाँ पर एक वर्ड और आ गया, एक्वायर्ड। तो समझिएगा, ये कहता है कि हमारी जो इंडिया की टेरिटरी है, मतलब हमारी इंडिया की जो भूमि है, इंडिया का जो एरिया है, वो किस किस से मिलके बन सकता है, पहला स्टेट से,
दूसरा यूनियन टेरिटरी से, और तीसरा तीसरा एक्वायर्ड टेरिटरी से। एक्वायर्ड टेरिटरी का मतलब समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए डायग्राम, सिक्किम। सिक्किम जो है वो 1974 में इंडिया का पार्ट बना। इसके पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। तो 1974 में जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना तो वो क्या था, एक्वायर्ड टेरिटरी था। उसी तरह से फ्रेंड्स मैं बात करूं पुडुचेरी की, तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो पुडुचेरी भी इंडिया का पार्ट नहीं था। ये इंडिया का पार्ट कब बना फ्रेंड्स, ये 1961 में इंडिया का पार्ट बना। तो ये क्या था, एक्वायर्ड टेरिटरी था। तो जब भी हम कोई टेरिटरी फॉरेन कंट्री से लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड टेरिटरी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आएगा, स्टेट्स आएंगी, यूनियन टेरिटरी आएंगी और एक्वायर्ड टेरिटरी आएंगी। तो सिक्किम और पुडुचेरी, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्वायर्ड टेरिटरी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी एक्वायर्ड टेरिटरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया? व्हाट विल यू से, 2, 1? माय आंसर इज नन। क्योंकि हम सब जानते हैं पुडुचेरी अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और सिक्किम अब क्या है, स्टेट है। सो प्रेजेंट में एक्वायर्ड टेरिटरीज कितनी है फ्रेंड्स, 0। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। आर्टिकल 1 मैंने आपको फ्रेंड्स क्लियर कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक पूरा क्लियर कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 2 पे। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से ध्यान समझिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वर्ड न्यू स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट, और फिर इधर वापस से न्यू स्टेट। तो अधिकतर लोग जो हैं वो इस न्यू स्टेट और एग्जिस्टिंग स्टेट, इसके कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि आर्टिकल 2 क्या है और आर्टिकल 3 क्या है। तो बहुत आसान शब्दों में फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूं। 1974 के पहले सिक्किम जो है वो एक आजाद कंट्री की तरह था, जो कि चोग्याल्स के कंट्रोल में था। लेकिन चोग्याल्स जो है वो अपनी पॉपुलेशन पर, ये देखिए सिक्किम, चोग्याल जो है वो अपनी पॉपुलेशन पर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, बहुत ज्यादा जो है वो अत्याचार कर रहे थे। सो ऐसी कंडीशन में हमारी जो देन प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी, वो काफी सिंपैथाइज हो गई थी। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम सिक्किम को क्या करेंगे, इंडिया का पार्ट बनाएंगे, और हम सिक्किम को इंडिया में शामिल करेंगे। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिक्किम को क्या कर दिया, भारत का हिस्सा बना दिया। और चोग्याल के राजा को क्या कह दिया कि अब जो है आप चोग्याल जो है, आप जो हो सिक्किम के राजा तो रहोगे, बट नाउ ऑनवर्ड्स आपका सिक्किम पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि सिक्किम अब भारत का एक सहयोगी राज्य है। हमने सिक्किम को क्या कर लिया है, भारत में शामिल कर लिया है। बट एक चीज मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति से अगर उसकी पावर छीन ली जाए तो क्या वो व्यक्ति शांत बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और चोग्याल भी शांत बैठने वालों में से नहीं थे। तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने इस चीज को क्या करा, बॉयकॉट करा। उन्होंने इसके खिलाफ क्या करा, स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट करे। सो इस कंडीशन में इंडिया वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, और इंडिया ने क्या करा, इसको बकायदा सिक्किम को फुल प्लेज स्टेट बना दिया। मतलब उन्होंने चोग्याल को पूरी तरह से क्या कह दिया, टाटा बाय बाय कह दिया। और 1975 में उन्होंने पूरी तरह से सिक्किम को क्या डिक्लेयर कर दिया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। तो ये सब जो एक्टिविटी हुई मेरे फ्रेंड्स, ये किसके अकॉर्डिंग हुई, ये आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हुई। देखिए बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने क्या करा, सिक्किम को इंडिया में एडमिशन दिया। और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या करा, उसको एडमिशन के बाद एस्टेब्लिशमेंट दिया। सो समझिएगा, अगर हम कोई भी नई टेरिटरी अपने कंट्री में जोड़ लेते हैं तो उसकी पावर हमें कहां से मिलती है, आर्टिकल 2 से मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे इंडिया के बाहर की टेरिटरीज है, एक्सटर्नल टेरिटरीज है, उनमें कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 2 डील करता है। आर्टिकल 2 डील्स विथ टेरिटरीज एक्सटर्नल टू इंडिया, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम। अब आप ये चीजें पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, इन दिस आर्टिकल टू सेंटर more emphasis has been given to center as compared to states। मतलब समझिए फ्रेंड्स, हमने समझा था यूनिटरी सेंट्रलाइजेशन और फेडरल पावर का डिवीजन। तो यहां पर एक चीज समझिए, किसको स्ट्रांग बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? सेंटर को। इसमें सबकी कमान जो है किसके हाथ में डाली जा रही है? सेंटर के हाथ में सबकी कमान डाली जा रही है, कि सेंटर जो है वो सबको डिसाइड करेगा और सबको एक करके रखेगा। तो जो पार्ट वन है वो कहीं ना कहीं किसकी तरफ जो है, वो किसकी तरफ डिक्लाइंड है? पार्ट वन जो है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ जो है वो डिक्लाइंड है। अब आर्टिकल 2 आपने फ्रेंड समझा, अब इसी से रिलेट करके फ्रेंड समझिए आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 में फ्रेंड समझिए क्या लिखा है, अब आप पढ़ के हैरान रह जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, पूरा बाउंसर है। तो फ्रेंड्स ये जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है सबको जान दीजिए। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया है। अब एग्जाम्पल देखिए। अब फ्रेंड्स, I know you all are English medium students and you all will be like, sir, we are English medium, why we are studying data in Hindi? So try to understand friends, the data which I have written in on this paper, it will not be asked in any of your exams. So I have provided it in your notes, but you should remember it, that it will not be written anywhere else। because for example एक चीज समझिए आप, ये जो पार्ट वन है ये मेन तौर पे प्री में पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में, ना कि मेंस में पूछा जाता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर आपको याद कराने के लिए मैंने दे दिया है। तो नोट से इसको हट के पहचान देने के लिए मैंने इसको हिंदी में मेंशन किया है, ताकि आपको क्लियर रहे कि दिस इज द थिंग विच यू हैव टू लर्न एंड दिस इज द थिंग विच यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड नॉट लर्न। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, इसमें एक चीज तो समझ लो आप, हम इंडिया का टेरिटरी डिजाइन कर रहे हैं, हम इंडिया का नक्शा जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इंडिया का नक्शा डाल रखा है बकायदा। तो इंडिया का नक्शा जो है हमें बना रहे हैं, ठीक है, कि वो कैसा होगा, कहां से कहां तक फैला होगा, और इंडिया का नक्शा कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। घर की जमीन जो है ना उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं अपन, ठीक है। अब समझिएगा, तो अब इंडिया को हमें डिजाइन करना है, तो इसमें डिजाइनिंग मेथड दी गई है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया में आज तक ऐसे कितने स्टेट हैं जो पूरे दो दो तीन तीन स्टेट को मिलाकर बने हैं? अब आप कहोगे सर पूछ क्या रहे हो, यही समझ नहीं आ रहा। सो लेट मी एक्सप्लेन। क्या ऐसा कोई राज्य है जो दो राज्यों को मिलाकर बना है? मतलब कि मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों को मिलाकर क्या आज तक कोई स्टेट बना है? आपका जवाब होगा नहीं। तो पर इसकी परमिशन है, अगर सेंटर चाहे तो वो क्या कर सकता है, ये देखिए, दो या दो से अधिक स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट क्या कर सकता है, सेंटर जो है वो फॉर्म कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 3 कुछ नहीं है, देखिए दो पार्ट में पढ़ना है। पहला फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और दूसरा उसके नीचे वाला। अभी नीचे वाला अभी भूल जाओ, मान लो ये यहाँ पे है ही नहीं। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। जब मैं ये नीचे वाला समझाऊंगा तो न्यू स्टेट वर्ड का मतलब भी आपको गहराई से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है। अब इसमें आगे समझिए। पर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या दो या तीन राज्यों के भागों को मिलाकर कोई राज्य बना है, तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे, पर क्योंकि आपकी स्क्रीन पे जवाब दिख रहा है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हम अपनी कल परसों की क्लास में ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कई सारे देश के अलग अलग भागों से लेकर बना है। थोड़ा भाग हमने राजस्थान वाले हिस्से से लिया है, थोड़ा भाग हमने महाराष्ट्र वाले हिस्से से लिया है, थोड़ा भाग हमने यूपी वाले हिस्से से लिया है। तो कई राज्यों के पार्ट्स को मिलाकर क्या करा जा सकता है, एक स्टेट बनाया जा सकता है। और इसका बेस्ट उदाहरण क्या है, मध्य प्रदेश। फिर से बोल रहा हूं, दिस इज द थिंग विच यू डोंट हैव टू लर्न। आई एम प्रोवाइडिंग दिस डेटा just so that you will not face any difficulty while learning this data। तो
मैं आपको ये डेटा जो है सिर्फ इसलिए अवेलेबल करा रहा हूं ताकि आप जो है इस डेटा को इजिली लर्न कर पाओ। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, दो राज्यों के पार्ट्स को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं। आगे बढ़िए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे बताइए, क्या ऐसे कोई स्टेट्स हैं जिनको तोड़कर जिनको तोड़कर क्या करा गया है, दूसरे स्टेट्स बनाए गए हैं? ये पी का मतलब पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पी का मतलब जो है पार्ट है। ऐसे कोई स्टेट्स है जिनको तोड़कर क्या करे गए हैं, अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यही काम करा गया है। ये देखिए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हमारा झारखंड, तेलंगाना, ये सब जो हैं कैसे बने हैं, स्टेट्स को तोड़ के बने हैं। तो ऐसा क्यों कर पाती है हमारी पार्लियामेंट? उसकी वजह फ्रेंड्स क्या है? उसकी वजह फ्रेंड्स आर्टिकल 3 है। तो तेलंगाना जैसे न्यू स्टेट्स क्यों बन पाते हैं? आर्टिकल 3 के कारण बन पाते हैं। ये देखिए लिखा है, फ्रॉम फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल इंडिया था, जो पहले मध्य प्रदेश था, उसको तोड़कर क्या बना दिया गया? उसको तोड़कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बना दिया गया। इसके बाद लास्ट वाले पे आइए, जो सबसे टिपिकल है। देखिए, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इसको फ्रेंड समझिएगा भाई, बड़ा ही आसान है। जैसे देखिए, हिमाचल प्रदेश हम सबको आज एक स्टेट के तौर पे पता है, बट लेट मी टेल यू, हिमाचल प्रदेश पहले एक स्टेट नहीं था। 1971 के पहले हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था। अब इसकी डिटेल मैं आपको परसों के लेक्चर में दूंगा। और इसी में क्या मिलाया गया? इसी में एक भाग मिलाया गया, किसका पार्ट मिलाया गया? किसका? पंजाब का। और इन दोनों को मिलाकर फ्रेंड्स क्या बना दिया गया? हिमाचल प्रदेश स्टेट बना दिया गया। एक लाइन में शॉर्ट में बताता हूं, 1966 में झगड़ा हो गया था पंजाब और हरियाणा का, तो कहीं ना कहीं उससे इसके तार जुड़े हैं, और इन तारों को अपन सुलझाने का काम करेंगे परसों के लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, ये चारों मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा स्टेट बना रहे हैं जो पहले था ही नहीं। आप समझिए भाई, हमने मध्य प्रदेश बनाया 1956 में, जो पहले था ही नहीं। हमने छत्तीसगढ़ बनाया 2000 में, जो पहले था ही नहीं। हमने हिमाचल प्रदेश बनाया 1971 में, जो पहले था ही नहीं। तो इन सब में ऐसा स्टेट बन रहा है जिसका पहले एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इसीलिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजी क्या यूज हुई है फ्रेंड्स? न्यू स्टेट। पर न्यू स्टेट होते हुए भी ये सब क्या थे? भारत का ही पार्ट थे। तो यहाँ पर हम कैसी टेरिटरी की बात कर रहे हैं? इंटरनल टेरिटरी की बात कर रहे हैं। In this article we are understanding the territories we are internal to India, which are part of India, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, इसके बाद के पार्ट्स देखिए। अब इसके पार्ट बड़े सिंपल है, समझिए। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसके बारे में मैं क्या बोलूं भाई, देश का दिल है दिल्ली। तो ये जो देश का दिल है दिल्ली, आप देखिएगा बड़ा होता जा रहा है। हमारी जो दिल्ली है उसका साइज लगातार क्या होता जा रहा है? बड़ा होता ही जा रहा है। तो इस दिल वालों की दिल्ली का साइज जो बड़ा होता जा रहा है, वो किसके कारण हो पा रहा है? आर्टिकल 3 के कारण हो पा रहा है। क्योंकि इसमें लिखा है कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स का पार्लियामेंट क्या कर सकती है? साइज बढ़ा सकती है। इसके अलावा साइज घटा भी सकते हैं। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से एक बड़ा हिस्सा जो है उसका अलग हो गया, और अलग होकर हम सब जानते हैं एक नया राज्य बन गया, जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। तो जब ये तेलंगाना बना, तो मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो डिमिनिश हुआ कि इंक्रीज हुआ? डेफिनेटली आंध्र प्रदेश का एरिया क्या हुआ? डिमिनिश हुआ। तो बकायदा पार्लियामेंट एक एरिया जो है वो डिमिनिश भी कर सकती है। अब इसके अलावा एक चीज और समझिए, बाउंड्री अल्टरेशन, सीमाओं में परिवर्तन। इसमें मैंने देखा है अधिकतर स्टूडेंट उलझ जाते हैं। तो समझिएगा, जैसे फ्रेंड्स ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जो है कितने का है? मान लीजिए 2 स्क्वायर किलोमीटर का है। 2 स्क्वायर किलोमीटर मतलब ये 2 into 1 इसके डायमेंशन है।
अब इसी स्क्वायर को फ्रेंड्स अगर मैं ऐसा कर दूं और ऐसा करके मैं क्या कर दूं, इसको 2 कर दूं और इसको 1 कर दूं, तो मुझे बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका एरिया चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं। पर एरिया चेंज भले ही नहीं हुआ, पर अगर इंडिया के नक्शे में इसको मैं रख के देखूं, इंडिया के नक्शे में अगर मैं इसको रख के देखूं, तो भले ही एरिया चेंज नहीं हुआ फ्रेंड्स, पर इसकी क्या चेंज हो गई? बाउंड्रीज चेंज हो गई। तो अगर चाहें तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, बाउंड्रीज भी चेंज कर सकते हैं। 1956 के बाद भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में लैंग्वेज के बेसिस पर कुछ टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ था, जो आप मध्य प्रदेश में डिटेल में समझेंगे। तो ये किसके कारण हो रहा है? आर्टिकल 3 के कारण हो रहा है। इसके अलावा हम अगला तो जानते ही हैं, हम सब जानते हैं उड़ीसा कभी उड़ीसा हुआ करता था। जो उड़ीसा है फ्रेंड्स, वो कभी उड़ीसा हुआ करता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु जो है वो पहले मद्रास हुआ करता था, कर्नाटक पहले मैसूर हुआ करता था। इसके अलावा भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी कंट्री में हैं। या फिर मैं बात करूं गुरुग्राम, याद करिए गुरुग्राम किसका नाम बदल के किया गया है? गुड़गांव। ठीक है। तो हम जब चाहे नाम भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर ये सारे चेंजेस किस में हो रहे हैं फ्रेंड्स? एग्जिस्टिंग स्टेट में हो रहे हैं, जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में है उन स्टेट में हो रहे हैं। तो समझिए फ्रेंड्स, हमने क्या समझा? आर्टिकल 2 एक्सटर्नल टेरिटरी, जो इंडिया का पार्ट नहीं है, उनका एडमिशन और उनका स्टैब्लिशमेंट, भारत का हिस्सा बनाना और भारत में राज्य के तौर पे स्टैब्लिश करना। आर्टिकल 3, जो भारत का हिस्सा है उनमें से नया स्टेट बनाना और एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंजेस करना। नया स्टेट बनाने वाले 4 प्रोविजन, एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंजेस करने वाले भी 4 प्रोविजन। आर्टिकल 2 क्लियर, आर्टिकल 3 क्लियर। अब इसके बाद आइए फ्रेंड्स, अब इतना सब पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये सब तो ठीक है, पर ये स्टेट चेंज होती कैसे है? ये जो स्टेट है उससे अलग करके एक नया स्टेट बनता कैसे है? क्योंकि सर जहां तक हम समझ रहे हैं, कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि उसका स्टेट छोटा हो जाए। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर कैसे है? तो समझिएगा फ्रेंड्स, इसका पूरा एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर से प्री में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास प्रीलिम्स लेवल की चल रही है, तो मेरे नोट्स का पूरा टारगेट जो है वो प्रीलिम्स के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो है उनको कवर करना रहेगा। पर बीच बीच में हल्की हल्की मेंस की मैं झलकियां देता रहूंगा, जैसे इंडिया कैन बी कॉल्ड एज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो चलिए आगे समझते हैं। अब प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, अब इसमें हम तेलंगाना को एग्जांपल लेके समझेंगे। मुझे पता है फ्रेंड्स, आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर जम्मू कश्मीर समझा दो। तो फ्रेंड्स मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर अभी नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें कम से कम कितने घंटे चाहिए? 3 घंटे चाहिए। और 3 घंटे की स्पेशल क्लास के अलावा मुझे आप सबके मुझे आप सबके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स जो है वो क्लियर चाहिए। सो जम्मू कश्मीर का मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हम तेलंगाना का एग्जांपल लेते हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करें, इसके बनने की कहानी सुनिएगा। जो तेलंगाना का एरिया है उसकी अगर हम बात करें, वो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। लेकिन तेलंगाना एक कैसा एरिया था? ट्राइबल एरिया था। ट्राइबल होने के कारण यहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज काफी ज्यादा थे, और फॉरेस्ट एरिया के कारण यहाँ पर रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा थे। पर ये रिसोर्सेज के होने के बावजूद वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको तेलंगाना के जो नेटिव सिटीजन्स है उनको बेनिफिट नहीं पहुंच रहा था। जो मेन आंध्र प्रदेश था, जो दूसरा वाला आंध्र प्रदेश का पार्ट था, ये देखिए नीचे वाला, ये डेवलप होता ही जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में तेलंगाना वालों ने आवाज उठाई कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। इनकी आवाज जो है कई सालों तक सेंटर ने इग्नोर करी, पर उसके बाद सेंटर को भी ये फील हुआ कि हमें इनकी ये बात सुननी चाहिए। और इसी के लिए क्या करा गया? हमारी पार्लियामेंट में बिल लाया गया। अब बिल क्या होता है फ्रेंड्स, मैं अभी डिटेल में तो नहीं बता सकता। आर्टिकल 107 से 111 में हम बिल्स को ही गहराई से डिटेल में समझेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया कि तेलंगाना जो है वो बनाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, जो ये वाला पार्ट है ये किसकी तरफ जा रहा है, यूनिटरी स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। मतलब यहां पर होल सोल पावर किसके पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास होल सम पावर जो है वो रहेगी। सो पार्लियामेंट के पास ये बिल आया। अब एक सवाल मुझे बताइएगा कि भाई देश के टुकड़े करने की बात हो रही है, तो मुझे बताइए देश के टुकड़े करने की बात करने का अधिकार जो है वो किसके पास होना चाहिए, विपक्षी दल के पास कि सत्ता दल के पास, रूलिंग पार्टी के पास कि अपोजिशन पार्टी के पास। डेफिनेटली फ्रेंड्स, किसके पास होना चाहिए, रूलिंग पार्टी के पास, क्योंकि अपोजिशन तो टुकड़े करना ही चाहता है, भले ही वो बीजेपी अपोजिशन में बैठी हो या फिर वो ही कांग्रेस अपोजिशन में बैठी हो। तो इसलिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि इस तरह का बिल सिर्फ कौन पेश कर पाए, रूलिंग पार्टी पेश कर पाए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या डाला गया, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या डाला गया कि इस तरह का बिल सिर्फ कब पेश हो सकता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही पेश हो सकता है। समझिएगा फ्रेंड्स, बच्चे रट्टा मारते हैं रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही बिल जो है वो आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा बिल है जिसपे अपोजिशन को बोलने की छूट नहीं है। शुरू में ओपोजिशन इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो किसकी सुनता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स की सुनता है। इस बात को हम आप आर्टिकल 53 में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए, प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जब रूलिंग पार्टी प्रेसिडेंट को बोलेगी तभी इस तरह से तेलंगाना को बनाने के लिए बिल लाया जा सकता है। अब एक बात समझिए, आप मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तेलंगाना नहीं, आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तो आपके ही घर को तोड़ने की बात हो रही है। घर समझिए, वो पहले वाला घर समझाया था, आपके ही घर को तोड़ने की बात हो रही है। तो मुझे बताइए, आपके घर को जब तोड़ने की बात चल रही है तो आपसे सलाह मशवरा होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली आपसे सलाह मशवरा होगा, आपके व्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। पर मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपना घर टूटने देना चाहेंगे, डेफिनेटली नॉट। और कॉन्स्टिट्यूशनली समझिए या पॉलिटिकली समझिए, अगर आंध्र प्रदेश का स्टेट जो है वो छोटा हो जाएगा तो उससे जो मनी सोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के कम हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। सो इसलिए कोई भी स्टेट ऐसा व्यू नहीं देगा कि हाँ मैं तेलंगाना को अलग कर दो, हमारे साथ उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए व्यूज भले ही लिए जाएंगे, पर उसके बावजूद जो प्रेसिडेंट है वो इन व्यूज को मानने के लिए क्या नहीं होगा, वो ऑब्लाइज नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। वो इस इट विल नॉट बी कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू बी टू गेट टू to be bounded to be bounded by the views presented by the state। आई गेस सबको क्लियर हो गया। अब व्यूज के बाद एक चीज समझिए, इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया क्या है फ्रेंड्स, एक डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में सारा रूल किसका है, सिटीजन्स का है। और फ्रेंड्स सिटीजन ने किसको चुना है, सिटीजन्स ने किसको चुना है, सिटीजन्स ने चुना है पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट में क्या होती है फ्रेंड्स, वोटिंग होती है। और वोटिंग से क्या लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स पार्लियामेंट में क्या होंगे, बकायदा वोटिंग होगी, और वोटिंग से ही क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा। पर ये देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है जो आप सबको समझ नहीं आ रहा है, सिंपल मेजोरिटी। तो इस वर्ड को मैं आपको अगले पेज पे अगली स्लाइड में समझाऊंगा। तो समझिए, सिंपल मेजोरिटी से अगर ये बिल पास हो गया कि तेलंगाना जो है उसको आंध्र प्रदेश से अलग कर दो, तो बकायदा पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने स्टेटमेंट कहा है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब भारत एक था, भारत एक है और भारत एक ही रहेगा। ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये राज्य ये राज्य वो हैं जिनके ना कोई नाम सुनाई देते हैं और ना दिखाई देते हैं, ये कभी भी गायब हो जाते हैं। इन राज्यों को जितना चाहे उतना केंद्र तोड़ सकता है और उतना केंद्र जोड़ सकता है। बिकॉज इंडिया फर्स्ट, स्टेट्स लेटर, देश पहले राज्य बाद में। चलिए, आर्टिकल 3 मेरे ख्याल से आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। ये प्रोसीजर बच्चों मेंस में भी पूछी जाती है, तो मेंस में बकायदा आपसे प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट आ सकती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
अब फ्रेंड्स अगले हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे आइए फ्रेंड्स, आर्टिकल 4। इसके बाद हमारा आज का सेशन जो है वो एंड कर देंगे। तो आर्टिकल 4 में समझिए फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, तेलंगाना एक नया राज्य बन गया, तो इसका मतलब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ होगा? अमेंडमेंट हुआ होगा, सुधार हुआ होगा। क्योंकि आप समझिए, एक नए स्टेट के बनने से हमारी काउंटिंग जो है उसमें क्या आएगा? चेंज आएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज आएगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अमेंडमेंट होना चाहिए, सुझाव बदलाव होना चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना तो एक क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते वक्त बताया था कि कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इजीली चेंज की जा सकती है और कुछ चीजें चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो आर्टिकल 4 किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये मस्ट आर्टिकल है। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी अगर आपको ये आर्टिकल नहीं समझ आया तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझिएगा कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं, स्टेट्स को हम तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इन सब को हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। और अमेंडमेंट ना मानते हुए हम इनको क्या करेंगे? बकायदा इनको आसानी से क्या कर देंगे? पास कर देंगे। इनके लिए जो मेजोरिटी लगेगी वो भी बहुत हाई फाई मेजोरिटी नहीं होगी, वो भी सिंपल मेजोरिटी होगी। अब फ्रेंड्स जब मैं आपको आर्टिकल 107 से आर्टिकल 111 क्लियर करूंगा, और इसके अलावा फ्रेंड्स जब मैं आगे जाके आपको आर्टिकल 368 क्लियर करूंगा, आप चाहें तो मार्क कर करके रख लें कि मैंने आपको क्या क्या नहीं पढ़ाया और क्या क्या नहीं समझाया है। जब जब जो जो चीजें आएंगी वो अपने आप क्लियर होता चलेगा, और ना हो तो उस समय पूछ लीजिएगा। तो आर्टिकल सिंपल मेजोरिटी जो है ये मैं आपको आर्टिकल 368 और आर्टिकल 107 से 11 के एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा। बस अभी के लिए इतना समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की मेजोरिटी होती है: सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। और इनमें जो सबसे निचले लेवल की, लोअर लेवल की मेजोरिटी होती है वो है सिंपल मेजोरिटी। यानी इसमें सबसे कम लोगों की मेजोरिटी चाहिए होती है। मतलब ये मान लो पार्लियामेंट में अगर 500 लोग हैं, तो 500 में से 200 लोगों ने भी अगर तेलंगाना को बनाने के लिए वोट कर दिया तो तेलंगाना नाम के स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पहले ही बताया फीचर कैसा है, यूनिटरी फीचर है। मतलब पार्लियामेंट के लिए एक नया स्टेट बनाना क्या है? गुड्डे गुड़ियों का खेल है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज के लेक्चर में इतना ही। इसमें हमने पूरा क्या कहते हैं, पार्ट 1 जो है वो क्लियर कर लिया है। सो फ्रेंड्स कोई भी डाउट्स हो, फील फ्री टू कमेंट। बकायदा कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके कमेंट्स को लेक्चर के एंड में डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपके डाउट्स भी जो होते जाए वो क्लियर होते चले। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर नाउ। कल मिलते हैं। चलिए।